friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 31st July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and new updates. देखिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बाय द MCQs। ठीक है, MCQs के ज़रिए इनको करंट अफेयर को पूरे कवर किया जाएगा और पूरा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जो इसका एक्सप्लेनेशन जो हम एक्स्ट्रा देते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो MCQs में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जो 4 ऑब्जेक्टिव के अलावा वो बहुत ही ज़्यादा मोर देन इम्पॉर्टेंट होता है फॉर योर एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं वो आपको सारा एक्सप्लेनेशन में पता चल जाता है। तो देखिए इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो नाउ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is regarding India had launched Green Growth Equity Fund to invest in green infrastructure project. Which of the following statement regarding GGEF are correct? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड ताकि इन्वेस्टमेंट किया जा सके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट GGEF से रिलेटेड करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ जॉइंट फंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये एक जॉइंट फंड है जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में है। सेकेंड है इट एम्स टू लीवरेज प्राइवेट सेक्टर फंडिंग इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसका एम ये है कि ये लीवरेज प्रोवाइड कर सके प्राइवेट सेक्टर को ताकि फंडिंग हो सके किसके अंदर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट है द जॉइंट फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर NIIF। NIIF को क्या बोलते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ताकि क्या कर सके इस फंड के अंदर, मतलब ये जो जॉइंट फंड है ये इस्टेब्लिश कर सके अंडर NIIF। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, समझ लेते कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के बारे में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट आपकी सही है। कौन सी स्टेटमेंट सही है ये भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो आपकी सही है ये है आपकी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 दैट द मीन 2 and 3 सही है। मतलब ये जो फंड है ये इंडिया के साथ तो है बट ये यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, ये UK के साथ है। ठीक है, UK जो गवर्नमेंट है, ठीक है, UK गवर्नमेंट के साथ इस फंड को स्टार्ट किया गया है इंडिया से। ये लीवरेज प्रोवाइड करेगी ताकि फंडिंग हो सके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया के अंदर। और सेकंड जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ये जॉइंट फंड इस्टेब्लिश करेगा NIIF के अंदर, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम समझेंगे तो देखिए ये तो समझ में आ गया कि ये जो फंड है, ठीक है, ये जो फंड है ये इंडिया और UK के बीच में है। सेकंड, इस फंड को इसमें जो एम किया गया है ताकि लीवरेज प्रोवाइड कर सके प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि जो सिटी ऑफ लंदन की जो कुछ कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया के अंदर, ताकि हमारी क्या GDP ग्रोथ और जो हमारी इकोनॉमी है ये भी और ज़्यादा डेवलप होगी। इसके अंदर जो दोनों गवर्नमेंट करेंगे वो 50-50% का शेयर दोनों इक्वली बियर करेंगे। ठीक है, जिसमें 120 पाउंड कौन करेगा, लंदन की गवर्नमेंट दैट द मीन UK गवर्नमेंट, एंड जो 120 रहेगा वो इंडिया गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो दोनों का अगर आप इक्वल निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है 240 मिलियन पाउंड। ठीक है, इतना हो जाता है। फिर इसमें ये जो जॉइंट फंड है इसके अंदर किसके अंदर ये इनिशिएट किया जाएगा, तो ये NIIF जिसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, इसके अंदर इस फंड को इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज और आर करेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शंस है, जो स्टेटमेंट दी हुई हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट करके एक्ट किया गया था। ठीक है, मतलब एडिट किया गया था। सेकेंड है these tribunals can only be constituted for the matters related to public service of the center and the state। ये जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं ये ओनली कॉन्स्टिट्यूटेड करती है, मतलब जो मैटर्स को देखती हैं केवल पब्लिक सर्विस के किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? थर्ड है दीज ट्रिब्यूनल्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये नेचुरल जस्टिस का, मतलब नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करती है, ना कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है उस तरीके से वर्क करती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 3 सही है, 2 and 3 सही है, 3 सही है, या फिर 1 and 2 सही है? सो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए एंड आंसर दीजिए।
ओके, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनको ऐड किया गया था, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करती हैं। नेचुरल जस्टिस के ऊपर कैसे वर्क करती हैं? जिस तरीके से हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, जो एनजीटी है, ये भी नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करता है। मतलब ये सही को सही के हिसाब से वर्क करते हैं, इसमें लेट लतीफ़ वाला कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक फ़िक्स टेन्योर इनका होता है, फ़िक्स टाइम होता है कि इतने पीरियड में इस मैटर को सॉल्व करना है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, जो कल्प्रिट है या फिर जो भी गिल्टी पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगी, एक पेनल्टी सेक्शन लगा दिया जाएगा। इसलिए नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करते हैं, ना कि जो लेट जस्टिस और जो डिले जस्टिस के ऊपर उनके ऊपर वर्क करते हैं। बट जो स्टेटमेंट सेकंड है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट बस के मैटर को सॉल्व नहीं करते हैं। ये इसके अलावा भी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, और जो पब्लिक इश्यूज़ में जो अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सेंटर हो गए, स्टेट हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गए, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो गया, और जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, ये सभी इनके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए जो आर्टिकल 323A था, ये एम्पावर करता पार्लियामेंट को कि ये प्रोवाइड कर सकें, इस्टेब्लिशमेंट करें किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, किसके लिए, एडजुडिकेशन, मतलब अच्छे तरीके से सभी के लिए एक वर्डिक्ट आ सके, जो भी डिस्प्यूटेड रिलेटिंग जो रिक्रूटमेंट और इन कंडीशन ऑफ सर्विस में पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, पब्लिक सर्विस में, चाहे वो सेंटर में हो, स्टेट में हो, लोकल बॉडीज़ में हो, पब्लिक कॉर्पोरेशन में हो, या फिर अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ में हो, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। फिर ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये बाउंडेड नहीं है किसी भी प्रोसीजर जो लेट डाउन किए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। जो 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें नेचुरल जस्टिस नहीं, जो रियल जस्टिस है, इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर वर्क नहीं करती, नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई बाउंडेशन भी नहीं है, इसलिए ये रेदर देन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे और देख लेते हैं। क्या चीज़ें? देखिए जैसे, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे क्या है, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्सटेंडेड टू ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शन है ये पूरे इंडिया पे वर्क करता है। और जो सेंट्रल सिविल सर्विस होती हैं, जैसे हो गया जो आपकी आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, आईएफएस हो गया, इनके ऊपर भी सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड द सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस, ठीक है, इन सभी में इसका जुरिस्डिक्शन वर्क करता है। बट द मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ऑफिशियल्स एंड द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय, ठीक है। इसके अंदर जो है ये डिफेंस सर्विस में जो पर्सन होते हैं, जो मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस में होते हैं, और जो सर्वेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्क करते हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट के द्वारा आर नॉट कवर्ड बाय, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा कवर नहीं किया गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स थी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग गुड्स अट्रैक्ट जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो इनमें से कौन सा गुड्स है जो अट्रैक्ट करता है जीएसटी कंपनसेशन सेस को, ठीक है, जिसके अंदर जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया जाता है। ऑप्शंस है, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हैं कोल, एडिटेड ड्रिंक्स, सिगरेट एंड कंटेनिंग टबैको। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 2 ओनली एंड 1, 2, 3, तीनों की तीनों सही है। सो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए एंड आंसर दीजिए। चलिए समझते हैं कौन सी सही है। देखिए बेसिकली तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तीनों की तीनों मतलब जो आपका कोल है, ठीक है, आपका एडिटेड ड्रिंक्स है, और जो आपकी सिगरेट है, ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या किया जाता है, इन सभी के ऊपर आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस मिलता है, ठीक है। अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस आखिर होता क्या है? जीएसटी जो कंपनसेशन सेस होता है ये लेवी किया जाता है विच विल बी एप्लीकेबल इन एडिशन टू द रेगुलर जीएसटी टैक्सेस, ठीक है, जो रेगुलर जीएसटी टैक्सेस से अलग होते हैं। रेगुलर जीएसटी टैक्सेस में क्या क्या आता है, जैसे जो आपका सीजीएसटी जो सेंट्रल जीएसटी होती है, जिसको गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और जो इनको किस में इंट्रा स्टेट में लिया जाता है सप्लाईज में, और जो आईजीएसटी होती है जिसको अपन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इनके अलावा ये वर्क करता है, ठीक है। तो इस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ते हो समझ में आएगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस इज लेवी विच विल बी एप्लीकेबल इन एडिशन टू द रेगुलर जीएसटी टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी किया जाएगा जिसमें एप्लीकेबल होगा इसके अतिरिक्त किसमें, इन एडिशन टू द रेगुलर जीएसटी टैक्स, जो रेगुलर जीएसटी टैक्स से अलग होते हैं।
अब जो जीएसटी सेस होता है ये विल बी लेवाइड, जिनको लेवाई किया गया है ऑन सप्लाई ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, ठीक है, कुछ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स के ऊपर लगाया गया है, जैसे मोस्टली बिलोंगिंग टू लग्जरी, कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इनको लेवाई किया जाता है, कुछ जो डीमेरिट कैटेगरी के होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा कम यूज़र होता है तो उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। फिर जो जीएसटी सेस होता है ये लेवाइड किया जाता है ताकि जो कंपनसेट कर सके स्टेट्स को हु में सफ़र एनी लॉस रेवेन्यू ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। देखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को क्या किया गया था, एनफोर्समेंट इसका कर दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से क्या हो रहे हैं, कुछ सफ़र कर रहे हैं लॉस से, उनको ये जीएसटी सेस का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल सकेगा एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। इसलिए इस एक्ट को पास किया गया था ताकि ये जो जीएसटी सेस लेवाइड किया जा सके और इसका बेनिफिट स्टेट्स को मिल सके। अब ये कौन कौन सी जगह पे लगाया जाता है तो देख सकें हैं, कोल के ऊपर जो 400 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है टन, इतना जीएसटी सेस मिलता है। पान मसाले के ऊपर 60% जीएसटी सेस लगता है। एडिटेड ड्रिंक्स के ऊपर 50%। मोटर व्हीकल के ऊपर वेरी, लेकिन मोटर व्हीकल के ऊपर क्या होता है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इंजन, जो इंजन की जो कैपेसिटी होती है और उसकी लेंथ के ऊपर। फिर डीजल ड्रिवन मोटर व्हीकल्स, इसमें 3% का लगता है। और जो सिगरेट विद टैबैको, इसमें 36% प्लस 4170 पर थाउजेंड, ठीक है, इतना पर थाउजेंड के ऊपर आपका सेस इसके ऊपर लगता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कॉमेंट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड। तो कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड के ऊपर दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच अलाउ टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। इसका जो क्राइटेरिया है जो अलाउ करता है टाइगर साइट्स को कि वो चेक करें यदि कोई मैनेजमेंट है वो लीड कर रहा है सक्सेसफुली टाइगर कंजर्वेशन, तो ऐसा है क्या या नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो सेकंड स्टेटमेंट है, लैंड ओन फॉरेस्ट डिवीजन इज द ओनली साइट इन इंडिया दैट इज CA दैट द मीन कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड TS टाइगर स्टैंडर्ड अप्रूव्ड, ठीक है, जिसको CA और TS अप्रूव्ड किया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर है ये तो सी है दैट द मीन जो इसका जो ये इसको सेट ऑफ किया गया इसके क्राइटेरिया को, ताकि जो टाइगर साइट्स हैं इनको देखा जा सके कि जो इनके अंदर जो मैनेजमेंट वर्क कर रहा है वो सक्सेसफुली टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली। सेकंड है, जो आपका लैंड ऑन फॉरेस्ट डिवीजन है ये केवल ओनली साइट है इंडिया के अंदर जिसको CA और TS के रूप में अप्रूव किया गया। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग समझ लीजिए, जो CA TS है इसको डेवलप किया ताकि रिस्पॉन्स कर सके नीड फॉर स्ट्रिंजेंट कंजर्वेशन प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बिग कैट थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द लेवल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अमंग अदर्स, ठीक है। तो जो CA और TS है इसको डेवलप किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट है और जो कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ हैं, जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में क्या कर सकें, एक मैनेजमेंट बैठा सके ताकि जो बिग कैट्स होती हैं जिनको टाइगर के रूप में देखते हैं, जो बिग कैट्स होती हैं इनको क्या किया जा सके, इनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। ठीक, और इनके अंदर जो टू डेट 3 साइट्स के अंदर इनको कंजर्व किया जाता है। जैसे सबसे पहला आपका लैंड ऑन फॉरेस्ट डिवीज़न जो उत्तराखंड के अंदर रहता है, इंडिया, ठीक है। फिर चितवन नेशनल पार्क इन नेपाल के अंदर। देखो इंडिया के अंदर तो एक ही है, लेकिन अगर आप मतलब पूरे इसमें देखते हैं पूरे एशिया में तो इसमें 3 समझ में आती हैं, ठीक है। तो सेकंड आपकी हो गई चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल के अंदर सिकटोक एरिया में बिलोंग करता है। अलिन नेचर रिजर्व जो रशिया के अंदर होता है, हैव बीन अवॉर्डेड CA TS अप्रूव स्टेटस, ठीक है, जिनको CA TS का स्टेटस मिला है। तो आपको इंडिया का याद रखना है, जिसमें कौन सा है, लैंसडोविन फॉरेस्ट डिवीज़न, जो कहाँ पे लोकेट करता है, उत्तराखंड पे लोकेट करता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो CA TS है ये ऑर्गेनाइज किया गया अंडर 7 पिलर्स एंड द 17 एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर 17 एलिमेंट्स है जो क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए वर्क करते हैं। फिर CA TS है, इसको डेवलप किया गया था टाइगर एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो ऑफिशियली लॉन्च किए गए थे 2013 में। एंड जो CA TS है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ है
T×2, ठीक है, जिसको टाइगर कंजर्वेशन के रूप में जाना जाता है। एंड द ग्लोबल गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर नंबर बाय द ईयर 2020, ठीक है, जिसमें टाइगर का जो नंबर है 2020 तो डबल करना है, लेकिन इंडिया ने इस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है 2020 में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड रिसेंटली जो टाइगर की संख्या ये कितनी है, ये 2497, ये इंडिया के अंदर संख्या है। और अब आपको मुझे कमेंट बताना है कि जो टाइगर सेंसस है ये कब से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो सो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज रिलीज्ड बाय। तो अभी किसने FRA रिपोर्ट को पब्लिश किया है जो स्टेटस एंड द ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर वर्क करती है। ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए, दैट द मीन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है जो स्टेटस और जो ट्रेंड को चेक करेगी वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, ठीक है, ताकि ये पता चल सके जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरीके का फॉरेस्ट के अंदर जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है उसमें कितनी ज़्यादा और बढ़ोतरी हुई है या फिर कितना ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव बाय द गवर्नमेंट विल रिप्लेस विच ऑफ दिस पॉलिसी। तो जो अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव की गई है तो ये किस पॉलिसी को रिप्लेस करके आ रही है, ठीक है। ऑप्शंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1984, NEP 1988, NEP 1986 एंड NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1982, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए कि किसको इसने रिप्लेस किया है। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 1986, ठीक है। हुआ क्या है और क्यों क्वेश्चन बनाया गया है, देखिए 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि 2020 में अब इसको यस्टरडे को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया गया है, इन्फोर्स में ला दिया गया है। और ये न्यूज़ में है क्योंकि 34 ईयर्स, ठीक है, एक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। 34 ईयर्स के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है अप्रोक्सीमेट 6% ऑफ GDP का दिया जाएगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो देखते हैं कितना लागू होता है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम द हिस्ट्री टू प्रेजेंट, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल सके फॉर द एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम एज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, साथ ही साथ क्या कर दिया है जो प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट है इन्होंने किया है जो एक मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो एज पर द नेम यू कैन ऑल्सो गेस द आंसर, बट फिर भी मैं ऑप्शन देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो किस मिनिस्ट्री का नाम बदला गया जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। सो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे यह आपका ऑप्शन सी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एजुकेशन के ऊपर वर्क करती थी इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है और एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको बना दिया। तो अब आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे, ठीक है। जिनके जो मिनिस्टर ये कौन है, जिनके मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज साइन एन एग्रीमेंट विद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर ट्रेनिंग रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। तो अभी किस IIT ने जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ट्रेनिंग रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट सिटी ग्रिड टेक्नोलॉजी और बढ़ाने के लिए वर्क किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है सही, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे। वीडियो को पॉज करिए आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मतलब IIT कानपुर ने अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक डील की है जिसमें ट्रेनिंग को रिसर्च को और एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के एरिया में, ठीक है।
सो दैट ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये एक स्किल प्रोवाइड करेगा। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ताकि जो पीपल्स हैं वो एक स्किल पढ़ सकें और अच्छी तरीके से अपने आप को एम्प्लॉयमेंट में ला सकें। इसलिए क्या किया जा रहा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स नीति आयोग ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट फॉर फरवरी जून 2020। तो अभी किस मतलब किस ये जो एरियाज़ दिए गए हैं इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट को नीति आयोग के जरिए एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में सबसे फर्स्ट टॉप रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो ऑप्शन है नवादा बिहार, बहरीच उत्तर प्रदेश, रिभोई मेघालय एंड बीजापुर छत्तीसगढ़। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है, इसको रिसेंटली जो नीति आयोग, जिसको थिंक टैंक कहा जाता है, जिसको 2015 में, ठीक है याद रखना है, 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग का क्या किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो एक बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चलती है, ठीक है। इसलिए तो इसने क्या किया, अभी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में जो सर्वे हुआ था उसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ को टॉप रैंक मिली है, ठीक है। जो एस्पिरेशन, अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आखिर होते क्या हैं, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जहाँ पे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये चेक किया जाता है कि जिस जगह पे इन चीज़ों की कमी है उनको कितना ज़्यादा प्रोविज़न इसका मिल पा रहा है और वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है इसने ओवरऑल एरियाज़ में क्या किया है, टॉप किया है। तो ये भी याद रखना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं और किसने इसमें टॉप किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। जो सेकेंड नंबर ये रिभोई मेघालय का है और थर्ड नंबर जो है ये आपका बहरीच उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटलीस्ट आपको 3 तो याद रखना है, जिसमें आपको बीजापुर आपको मिल जाता है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपको मिल जाता है रिभोई, थर्ड आपको मिल जाता है आपका बहरीच, ठीक है। और विद द स्टेट आपको याद रखना है, विद द स्टेट मतलब बहरीच उत्तर प्रदेश में है, रिभोई मेघालय में और बीजापुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF वाज लॉन्च इन विच स्टेट। तो अभी जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंड किया गया है, जिसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, इसको किस स्टेट में लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम एंड राजस्थान। तो वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब मिजोरम। मिजोरम इज़ राइट आंसर, जहाँ पे ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को, जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है इसको फंडेड किया जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके एग्रीकल्चर को, ठीक है। अब जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको लॉन्च करने के पीछे जो वहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिजोरम के, जिनका नाम क्या है, लाल रेनसिंगा, ठीक है, श्री लाल रेनसिंगा जी ने इसको लॉन्च किया है। और जो मिजोरम है ये पहला 5 ऐसे स्टेटों में है, ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जहाँ पे पहली ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के जरिए। अब 5 स्टेटों में इसको फर्स्ट दिया गया है, तो जो रेस्ट ऑफ द 4 स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, तो वो आपके मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इनमें अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन मिजोरम में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कवर करेगा 2 डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, जो लांगलाई एंड द ममित है, ठीक है, इनके अंदर इसमें कवर किया जाएगा इन 2 डिस्ट्रिक्ट को, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, ग्रीन एग्रीकल्चर फंड प्रोजेक्ट को वर्क किया जाएगा। और जो मिजोरम है इसमें जो इंक्लूडिंग साथ में कौन कौन से, जो डंपा टाइगर रिजर्व है और जो थोरंगटलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन सेंचुरी को भी कवर किया जाएगा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा मैप में भी देख लीजिए। आखिर देखिए ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, जहाँ पे हम पूरा इंडिया देखते हैं, ठीक है अपना। और इसमें से ये नीचे वाला जो आपका पोर्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें ये मिजोरम पड़ता है, जहाँ पे जो येलो कलर का भाग देख रहे हैं यहाँ पे आपका पड़ता है डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डीप में, जहाँ पे आपको और ज़्यादा सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, इसको भी आप डीप में जूम करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल जितना ज़्यादा हो वीडियो को शेयर करिए ताकि हर कोई इसका क्या कर सके, लीवरेज ले सके, ठीक है, उसको भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग।